उधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों को बंदर बता दिया है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मंत्रालय में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह से उछलते कूदते हैं। और तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर के सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बोलने दीजिए। अरे मुख्यमंत्री बोल रहा है। बिहार विधानसभा के सदन में आज फिर हंगामा हुआ। बुधवार को बाप पर बवाल हुआ था और अब बवाली बयान बंदर को लेकर दिया गया। दरअसल सदन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संबोधन कर रहे थे, तभी मंत्री अशोक चौधरी खड़े होकर हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों का विरोध करने लगे। तभी नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर मंत्री को बंदर बता देते हैं। बोलने दीजिए। अरे मुख्यमंत्री बोल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है मंत्री बंदर है, बैठो। प्लीज बैठ जाइए। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए नेताओं ने घोर आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और जब चर्चा एफआईआर पर हो रहा था, इसमें माननीय मंत्री अशोक चौधरी खड़े होकर बातों को रखना चाह रहे थे। इसी पर अध्यक्ष के द्वारा नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बंदर की तरफ कूदो मत। एक माननीय मंत्री जो राज्य सरकार के हैं, उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का जो इस्तेमाल किया है कि मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मर्यादा से सम्मान बढ़ता है और जिन लोगों ने मर्यादा को तोड़ा है, भंग किया है, वो बहुत अच्छी बात है नहीं है, बहुत ओछी और छोटी बात है। पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव न सिर्फ अपने बयान पर कायम है, बल्कि सदन के बाहर भी उन्होंने अपने बयान को दोहराया। नीतीश जी के मंत्रालय में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूदते रहते हैं ताकि हाईलाइट रहे, और उनका कोई काम तो है नहीं, केवल चेहरा चमकाना। ना 3 में ना 13 में बार बार कूद रहा आदमी। कोई मतलब है क्या? कोई बात है क्या उन लोगों के पास बोलने के लिए? सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार होती है और होनी भी चाहिए, पर इस तकरार में एक दूसरे के खिलाफ कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, इसका चयन भाषा की मर्यादा को ख्याल में रखकर होना चाहिए। पटना से संवाददाता अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बोलने दीजिए। अरे मुख्यमंत्री बोल रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अब चढ़ता जा रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और आपको बता दें कि चुनाव के बहिष्कार की बात छेड़ दी है। दूसरी तरफ एनडीए ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर की लड़ाई चुनाव बॉयकॉट पर आई। एसआईआर पर संग्राम, तेजस्वी का चुनावी विद्रोह। चुनावी बिसात, एसआईआर पर सियासी फसाद। तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली को आड़े हाथों लिया और आने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में राजनीतिक शह और मात का खेल खेला जा रहा है, तेजस्वी ने उसी चुनाव के बॉयकॉट की धमकी दे दी है। नहीं हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पे देखा जाएगा क्या करना। तेजस्वी के चुनावी बायकॉट वाले बयान पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया और इसे हताशा का प्रतीक बताया। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव राजनीति में फर्जीवाड़ा के पर्याय बन गए। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है और अनर्गल प्रचार कर रहे थे, जबकि जाति सर्वे के आंकड़े ही उनकी बातों को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही साथ हताशा निराशा की स्थिति।
उनका प्री प्लान है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा विहीन आदमी क्या कर सकता है? हंगामा छोड़ के कुछ नहीं कर सकता है। कहाँ संविधान में लिखा है कि भारत में जो रहने वाला है वो आदमी वोट नहीं देगा? और आज यही कारण है कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो आज 96-97% पर गया है। एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी विपक्ष पर तंज कसा और चुनाव में धांधली की शिकायत को सिरे से खारिज कर दिया। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि बिहार में वही रणनीति अपनाई जा रही है जो महाराष्ट्र में देखी गई थी। SIR एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की जरूरत है कि SIR के पीछे की सोच क्या है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो SIR के माध्यम से ही होगा ना। क्या वो लोग लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में वोटर थे कि नहीं थे? अगर वो वोटर थे तो इसका मतलब जो चुनाव हुआ वो गलत हुआ है। इसका कोई जवाब नहीं है। सीधा चोरी करने का, डाका डालने का इनका योजना है कि बिहार में जिस तरह से महाराष्ट्र में डाका डाल के जीता था, अब उस तरह से बिहार में भी वोट का डाका डाल के जीतना चाहते हैं। इस बीच बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि SIR के खिलाफ विपक्ष का अभियान पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। उनके मुताबिक 98% से ज्यादा मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा हो चुका है। ये तेजस्वी और राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिहार की जनता ने विपक्ष के आह्वान को नकार दिया है। जनता तो उत्साह से लोकतंत्र के इस SIR उत्सव में हिस्सा ले रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण आंकड़े भी सामने आ गए। अब तक 98% वोटरों का वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसमें से करीब 91% यानी 7.17 करोड़ वोटरों के फॉर्म जमा हो गए, जबकि 20 लाख वोटर मृत पाए गए हैं। वहीं 28 लाख वोटर स्थायी रूप से राज्य छोड़ चुके हैं। 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा जगह पर मिला। वहीं 1 लाख वोटरों का अभी तक पता नहीं चल सका है। कुल मिलाकर 56 लाख ऐसे वोटर हैं जो वेरिफिकेशन के जरिए इनवैलिड पाए गए हैं, जिनका नाम कटना तय माना जा रहा है। बिहार में चुनावी माहौल ऑन द टॉप है, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार का आह्वान रंग लाएगा या एनडीए की रणनीति भारी पड़ेगी, ये जनता और समय तय करेगा। और इसी बीच कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोटा से हम आपको बता दें कि गेल की गैस की पाइपलाइन के लीक होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि जो गेल की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है, लेकिन ये बड़ी जानकारी केडी ऑडिटोरियम के पास बनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने ये गेल की गैस की पाइपलाइन लीक हुई है। इलाके में इससे हड़कंप मच गया। गेल की टीम जो है वो मौके पर पहुंची सतर्कता से, हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, कोटा से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। और अब बात गुजरात एटीएस की कार्रवाई की, क्योंकि गुजरात एटीएस ने जिन आतंकियों को पकड़ा है वो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर भारत में जहर फैलाने की साजिश रच रहे थे। किस तरीके से उनको भारत में जगह जगह जो है अब वो अपनी आतंकी गतिविधियां संचालित करनी थी, इसका खुलासा हुआ। पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर यह सब हो रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मॉड्यूल ने सोशल मीडिया के जरिए जिहादी माहौल बनाने की भी कोशिश की। दावा इस बात को लेकर के भी किया जा रहा है कि ये टेरर मॉड्यूल ओसामा बिन लादेन और असीम उमर के वीडियो शेयर करके युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहा था। रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्दी का अल कायदा मॉड्यूल बीन का, फास्ट फूड चेन का मैनेजर निकला मास्टरमाइंड। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रची गई साजिश।
दिल्ली में एक फास्ट फूड चेन का मैनेजर मोहम्मद फैक गुजरात में पकड़े गए AQIS मॉड्यूल का मास्टरमाइंड निकला। फैक बेहद पढ़ा लिखा है और इसी ने बाकी 3 आतंकियों नोएडा के जीशान अली, गुजरात के 2 सिलाई कर्मियों को अपने साथ जोड़ा। ATS सूत्रों के मुताबिक फैक ने सोशल मीडिया पर कई अकाउंट बनाकर ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक साजिश खड़ी की। वो भारत में लोगों को पाकिस्तानी नैरेटिव के पक्ष में उकसाने की कोशिश कर रहा था। फैक कट्टर इस्लामिक कंटेंट पोस्ट करता था और युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काता था। ATS जांच में पता चला है कि इस मॉड्यूल का सीधा संपर्क पाकिस्तान की ISI और आर्मी अधिकारियों से था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कई बार गोपनीय जानकारी साझा की। इन्हीं अकाउंट से इन्हें चैटिंग के जिहादी निर्देश और सामग्री मिलती थी। इस मॉड्यूल का मकसद था भारत में ऑपरेशन सिंदूर को इस्लाम विरोधी बताकर पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस का समर्थन फैलाना। ये पूरी साजिश साइबर स्पेस से ऑपरेट हो रही थी, जिसमें सोशल मीडिया को डिजिटल वॉरफेयर की तरह इस्तेमाल किया गया। ATS ने पुख्ता खुफिया इनपुट के आधार पर एक सटीक ऑपरेशन चलाया, जिसमें AQIS मॉड्यूल के 4 आतंकी गिरफ्त में आए। मोहम्मद फैक को दिल्ली से, जीशान अली को नोएडा से और बाकी 2 को गुजरात से पकड़ा गया। गुजरात ATS ने अलकायदा के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी गुजरात से हुई है, जबकि 1 की दिल्ली से और 1 की नोएडा सेक्टर 63 के छिजारसी इलाके से हुई है। सेक्टर 63 नोएडा में इस वक्त हमें है, जहां पर जीशान अली नाम के शख्स की गिरफ्तारी यहां से हुई थी। ये संदिग्ध इस दुकान पर तकरीबन 1 महीने से यहां पर आया जाया करता था, क्योंकि दुकान स्वामी ने कहा कि वो यहां पर आता था, यहां पर काम नहीं करता था। लेकिन जो ATS है, ATS की जानकारी के मुताबिक ये इस दुकान में तकरीबन काफी समय से काम कर रहा था। पूछताछ में सामने आया है कि ये सभी ओसामा बिन लादेन और मौलाना असीम उमर के वीडियो का इस्तेमाल कर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। ATS को इनसे कई मोबाइल, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स और संवेदनशील डिजिटल सामग्री मिली है। ये भी साफ हुआ है कि भारत में बैठकर ये आतंकी पाकिस्तान की रणनीतिक सोच का हिस्सा बने हुए थे। अब जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल के और कनेक्शन खंगाल रही हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट से यहां के राजस्थान के निर्यातकों को खासतौर पर बड़ा लाभ होने जा रहा है। राजस्थान के निर्यातकों को एग्रीमेंट का लाभ मिलेगा। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी के जो निर्यातक हैं उनको लाभ होगा। और आपको बता दें कि राजधानी जयपुर जो है वो खासतौर पर टेक्सटाइल और जेम्स और ज्वेलरी का बड़ा कारोबार यहाँ पर है। इस लिहाज से यहाँ से जब जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात होगा, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी जब निर्यात बढ़ेगा तो यहाँ पर खासा लाभ होगा। टेक्सटाइल पर 12% तक ड्यूटी थी, अब इस एग्रीमेंट के बाद में ये ड्यूटी 0% हो गई है। और जेम्स और ज्वेलरी पर 4% तक की ड्यूटी थी, अब इसे भी 0% कर दिया जाएगा इस एग्रीमेंट के मुताबिक। तो बड़ा लाभ जयपुर के जो जयपुर से जो निर्यात करना चाहते हैं वो जेम्स और ज्वेलरी के व्यापारियों या फिर टेक्सटाइल के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में बड़ा लाभ राजस्थान के निर्यातकों को इस एग्रीमेंट का होगा जो भारत और UK के बीच में हुआ है। और इसे लेकर के ये उम्मीद अब जताई जा रही है कि यहाँ से न केवल निर्यात बढ़ेगा बल्कि जो लाभ है वो भी बढ़ेगा। जेम्स और ज्वेलरी की बात अगर हम करें 4% तक ड्यूटी थी, अब इस एग्रीमेंट के बाद हो जाएगी 0। और चलिए अब बात करेंगे अवैध धर्मांतरण की, क्योंकि अवैध धर्मांतरण के खेल में कितने राज है ये सवाल लगातार उठ रहा है। और इसे लेकर के इस तरह के मामलों पर एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। वो कहानी ये है कि आरोपी मोहम्मद अली की ये कहानी है जो फिर से हिंदू बनना चाहता है। और इसकी कहानी से आपको पता चलता है कि किस तरह से हनी ट्रैप के जरिए
धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, ये खास रिपोर्ट देखिए। आगरा में जिस धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था, उसमें 11 आरोपियों में 6 ऐसे थे जो पहले हिंदू थे, बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इन्हीं में शामिल है जयपुर से गिरफ्तार किया गया आरोपी मोहम्मद अली। आरोपी मोहम्मद अली राजस्थान के टोंक जिले का रहने वाला है और इस्लाम कबूल करने से पहले मोहम्मद अली हिंदू था और उसका नाम था पीयूष पवार। मोहम्मद अली बनना चाहता है पीयूष पवार। अवैध धर्मांतरण का आरोपी करना चाहता है घर वापसी। फिर हिंदू बनना चाहता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और पीयूष पवार ने पुलिस के सामने अपनी कहानी बयां की है कि कैसे वो हिंदू से मुसलमान बना और कैसे अवैध धर्मांतरण के रैकेट में काम करने लगा। अब उसने पुलिस के सामने इच्छा जाहिर की है कि वो फिर से हिंदू बनना चाहता है। वह दोबारा से मुसलमान से हिंदू बनना चाहता है, अपना पुराना नाम वापस लेना चाहता है, अपनी गलती की माफी मांगना चाहता है। उसको अपनी माँ से माफी मांगनी है, अपनी माँ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना है। जो कहानी पीयूष पवार उर्फ मोहम्मद अली ने पुलिस के सामने सुनाई है, उसके मुताबिक वो एक मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करता था, जिसके बाद उसे शादी करने के लिए उसने धर्म को बदल लिया था, लेकिन उसे धोखा मिला। पुलिस पूछताछ में मोहम्मद अली ने बताया कि वह राजस्थान के टोंक जिले में रहता था। उसकी मुलाकात टोंक जिले की ही रहने वाली सना नाम की लड़की से हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हुआ। प्यार इस हद तक हुआ कि दोनों शादी करना चाहते थे। लड़की मुस्लिम थी जबकि पीयूष हिंदू। लड़की ने शादी करने के लिए पीयूष से कहा कि वह अपना धर्म बदल ले। उसकी बातों में आकर पीयूष ने अपना धर्म बदला और अपना नया नाम रखा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बन चुका पीयूष पवार दिल्ली के एक मौलाना कलीम सिद्दीकी के संपर्क में आया और उसके बाद उसी के कहने पर धर्मांतरण रैकेट का सदस्य बन गया। मोहम्मद अली को बाद में पता चला कि सना प्यार का नाटक करके ऐसे ही लोगों को धर्म परिवर्तन कराती थी। सना इसी अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का हिस्सा थी, जो कि कलीम सिद्दीकी के संपर्क में रहती थी और उसका काम था कि अपने प्यार में लड़कों को फंसाना और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना। ऐसा ही उसने पीयूष पवार उर्फ मोहम्मद अली के साथ किया। अब मोहम्मद अली यानी पीयूष अपने किए पर शर्मिंदा है, माँ से माफी मांगना चाहता है, नाम, धर्म और जिंदगी तीनों को फिर से बदलना चाहता है। लेकिन फिलहाल तो मोहम्मद अली पर अवैध धर्मांतरण का आरोप है, पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के संपर्क में रहने का आरोप है और उसे दोषी पाए जाने पर कानून के तहत दी जाने वाली सजा तो काटनी ही पड़ेगी।